आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की। हिंदी जगत के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मधु। नमस्कार दोस्तों, आज है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस, जिसे हर वर्ष भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 1986 में आज ही के दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तुओं, लापरवाह सेवाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं: सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण मांगने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित होते रहें, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है और नागरिकों को जागरूक करने की कोशिश करती रहती है। उपभोक्ता अपनी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1915 यानी 1915 या 1800114000 1800114000 पर कॉल करके या NCH पोर्टल consumerhelpline.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करके दर्ज कर सकते हैं। तो यदि आपसे अधिक कीमत वसूली जाए या मिलावट वाला सामान दिया जाए या किसी प्रकार का भ्रामक विज्ञापन आपको दिखे, तो इसकी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं और एक जागरूक उपभोक्ता बन सकते हैं। और दोस्तों, अब हिंदी जगत कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत साहित्यकार सुश्री कविता पंत और सुश्री प्रीति जैन की आपस में बातचीत। नमस्कार, मैं कविता पंत अपने सभी सुनने वालों का अभिनंदन करती हूँ। मेरे साथ हैं अहमदाबाद की प्रतिष्ठित लेखिका सुश्री प्रीति अज्ञात जी। नमस्कार प्रीति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको वर्ष 2022 के लिए व्यंग्य श्रेणी की आपकी पुस्तक देश मेरा रंगरेज के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। इसके लिए आपको खूब खूब बधाई। नमस्कार कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले प्रीति जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। प्रीति अज्ञात ने वनस्पति शास्त्र से MSc किया है। उसके बाद डिप्लोमा इन संस्कृत टीचिंग और हिंदी में MA किया। इसके अलावा अध्यात्म विज्ञान में भी उनकी गहरी रुचि है और वे एक सफल टैरो मास्टर एवं रीडर हैं। कई सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से 13 वर्षों तक वे समाज सेवा में संलग्न रहीं और 2019 में उन्होंने अपनी मित्र नीरजा भटनागर के साथ मिलकर साहित्य, कला और संस्कृति को समर्पित संस्था की स्थापना की। प्रीति अज्ञात 3 दशकों से लेखन में हैं। उनकी 4 पुस्तकें एवं 18 साझा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में उनके नियमित स्तंभ, लेख, समीक्षाएं प्रकाशित होती रहती हैं। उन्होंने नेशनल जर्नल्स में कई शोध पत्र भी लिखे हैं। साथ ही डिग्री कॉलेज में अध्यापन का अनुभव भी उनके पास है। प्रीति जी को 2019 में उनकी पुस्तक दोपहर की धूप में के लिए भी गुजरात साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त हो चुका है। उनका कविता संग्रह मध्यांतर भी बहुत चर्चित रहा। उनके ललित निबंध संग्रह सर्वे भवन्तु सुखिना को जयपुर साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ है। साथ ही वे 3 बार नेशनल लाडली मीडिया अवार्ड्स विजेता हैं। ब्लॉगिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉगर सम्मेलन थाईलैंड में सम्मानित हो चुकी हैं। बीते वर्षों में 3 बार साहित्य समर्था पुरस्कार के साथ साथ वे विभिन्न साहित्यिक एवं सामाजिक कार्यों हेतु अन्य कई राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निरंतर पुरस्कृत होती रही हैं। हार्दिक धन्यवाद कविता जी। देखा जाए तो हम इस समय एक ही नाव में सवार हैं। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि कविता पंत जी को भी वर्ष 2021 के लिए लघु कहानी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक पिटारा के लिए दिया गया है। तो कविता जी, इस उपलब्धि के लिए आपका अभिनंदन एवं आपको खूब खूब बधाई। मैं हमारे सुनने वालों को आपके बारे में और जानकारी भी देना चाहूंगी। दोस्तों, कविता पंत जी मूल रूप से अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं और वर्तमान में अहमदाबाद की निवासी हैं।
इन्होंने हिंदी में स्नातकोत्तर और बीएड करने के साथ बचपन से ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय और सुगम संगीत की औपचारिक शिक्षा ग्रहण की है। ये भूतपूर्व हिंदी अध्यापिका हैं। वैसे तो बचपन से ही इन्हें स्वांतः सुखाए लिखने का शौक रहा है, परंतु पिछले 25 वर्षों से निरंतर लेखिका और कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आप गंभीरता से कार्यरत हैं। कविता जी का नाम विश्वव्यापी अनिवासी उत्तराखंड साहित्यकार और गुजरात के हिंदी साहित्यकार परिचय कोश में दर्ज हो चुका है। अब तक अनेकों साझा संग्रह और पत्र पत्रिकाओं में इनकी विविध रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता जी के 2 काव्य संग्रह हैं, कवितांजलि और आराध्या। एक कहानी संग्रह भी आपने लिखा है, पिटारा, जिस पर कि आपको पुरस्कृत किया गया है। एक बाल काव्य संग्रह किलकारी और एक उपन्यास रंगोली आसमा पर भी प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा कविता जी गीत, गजल, लेख, संस्मरण भी लिखती हैं। साथ ही बाल साहित्य लेखन में भी लीन हैं। इनकी कहानियां साहित्य समर्था एवं हिंदी साहित्य परिषद द्वारा पुरस्कृत हो चुकी हैं। साथ ही इन्हें कई प्रतिष्ठित संस्थानों से विशिष्ट पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। कविता जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑफलाइन व ऑनलाइन गोष्ठियों में 2014 से अब तक सक्रिय बनी हुई हैं। धन्यवाद प्रीति। कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब यह पुरस्कार आपको मिला तो उसके बाद लेखक के रूप में आपके भीतर सबसे पहली क्या भावना जगी? अचानक ही जब मुझे मेरी पुस्तक पिटारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने की खुशखबरी मिली प्रीति, तो मन में उल्लास भर गया। मुझे महसूस हुआ कि हमारे देश की उच्च साहित्यिक संस्था द्वारा मेरे लेखन कार्य को एक सुंदर पहचान मिली है, तो मेरा मनोबल और बढ़ गया। साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ कि मुझे अपने लेखन कार्य को स्तरीय बनाए रखना है, जो पाठक को लुभाए भी और उनका मार्गदर्शन भी करे। जी कविता जी, बिल्कुल। आज का जो व्यवसाय प्रधान युग है उसमें लेखन का स्तर बनाए रखना सचमुच बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन यह भी सच है कि जब पुरस्कार मिलता है तो बहुत प्रसन्नता तो होती है, क्योंकि सम्मान जो है वो हमें प्रोत्साहन तो देते हैं, लेकिन यह भी बताते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। सही कहा आपने। आपके अनुसार आज के समय में साहित्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है प्रीति जी? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मनोरंजन, प्रतिरोध या संवेदना? कविता जी, आज के समय में जैसा कि मुझे लगता है साहित्य की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसे हम केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रख सकते हैं। ये जो है साहित्य, कहते हैं इसमें समाज का हित है, उसी शब्द से बना है, तो ये प्रतिरोध की धार भी बने, लेकिन उसकी जड़ जो हो वो संवेदना में ही रहनी चाहिए। साहित्य का धर्म ही है अन्याय और असमानता को उजागर करना, पर साथ ही वह मनुष्य के दुख को स्वर दे और पाठक के भीतर मनुष्यता की लौ भी जलाए। कविता जी, अब हम आपकी पुस्तक पर आते हैं और ये बताइए कि आपका जो लघु कथा संग्रह है पिटारा, इसका जो विषय है और जो किरदारों का जो चयन आपने किए, उसमें आपने किस बात का खास ध्यान रखा? जी प्रीति जी, इस कहानी का प्रारंभ होता है मुंबई रेलवे स्टेशन पर अपने बेटे का इंतजार करती हुई एक बुजुर्ग महिला अंबाजी के द्वारा एक किन्नर महिला सुलक्षणा के साथ उनकी वहां मुलाकात होती है। वर्तमान किन्नर समाज में उभरती हुई आधुनिक प्रगतिशील सोच और उनकी कर्मठता को कहानी सुलक्षणा के माध्यम से उजागर किया गया है। साथ ही किन्नरों को समाज की मुख्य धारा के समान ही सम्मानित दिखाने का ईमानदार प्रयास किया गया है। वाह कविता जी, ये तो बहुत ही अच्छा और आवश्यक प्रयास है और निश्चित रूप से किन्नरों के प्रति समाज को भी अपना नजरिया बदलना होगा। एक लंबा समय हो गया कि हमने उनको उनके हिस्से का हक नहीं दिया है। बिल्कुल सही प्रीति जी। अब मैं आपकी पुस्तक पर बात करना चाहूंगी। मैंने आपकी रसप्रद व्यंग्य रचनाएं पढ़ी हैं। आपसे अनुरोध है कि आपको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस पुस्तक दोपहर की धूप में के लिए 2019 में मिला था, उसका संक्षिप्त परिचय भी देते हुए इस बार की पुरस्कृत पुस्तक देश मेरा रंगरेज का एक अंश श्रोताओं को सुनाइएगा। जी बिल्कुल कविता जी, मेरी जो पुस्तक है दोपहर की धूप में, वह पुस्तक मौलिक गद्य लेखन श्रेणी में अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुई थी। इसमें मेरे समसामयिक और गंभीर आलेख तथा ललित निबंध संकलित हैं। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने समय की तपती दोपहरी और बढ़ती शुष्कता के बीच स्नेह सिक्त कोमल भावनाओं और शीतलता की तलाश की है। यहाँ बिना किसी मुलम्मे के सच को उसी रूप में रखने का प्रयास भी किया गया है। और जहाँ तक देश मेरा रंगरेज की बात है, तो यह विशुद्ध व्यंग्य संग्रह है जो कि हम आम भारतीयों के रोजमर्रा के जीवन की घटनाओं से प्रेरित है।
इस पुस्तक के माध्यम से मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि जिंदगी का हर गीत प्रेम गीत नहीं होता, लेकिन फिर वो सैड सॉन्ग भी क्यों हो। अब हमारी लाइफ है तो उसको डील तो हमें ही करना पड़ेगा ना, रोने से क्या होगा। हाँ प्रीति जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा कविता जी, जैसा आपने अभी बोला था तो मैं आपको इसी संग्रह के पहले ही व्यंग्य का एक अंश सुनाती हूँ। जी जी, स्वागत है आपका, सुनाइए प्रीति जी। कविता जी, मेरे इस व्यंग्य का शीर्षक है हिंदुस्तानी चौराहे हैं या भवसागर। अब आप तो जानते ही हैं कि अपने यहाँ क्रॉस करते समय रास्ता कैसी हालत होती है। सही में। तो मैं उसी का एक पैरा पढ़ती हूँ। अपने यहाँ सड़क पार करने का मतलब जान को डायरेक्ट हथेली पर लेकर चलना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसी सुविधा हमारे यहाँ बनती तो है, पर यह सब अंग्रेजियत की बातें हमारी संस्कृति में चलती नहीं। इन फालतू के चौंचलों में नहीं पड़ते हम लोग, और नियम को फॉलो ना करना वो तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। इसलिए अपने यहाँ सड़क पार कर लेने के मात्र 2 प्रकार हैं। प्रथम तो यह है कि 8-10 बार दाएं बाएं देखते रहो, और जैसे ही अवसर हाथ में आता लगे वैसे ही धुक-धुकी के साथ हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दूसरी तरफ पहुंचो और श्री राम जी को धन्यवाद दे डालो। वाह वाह। द्वितीय यह है कि चौड़ कर सड़क के बीच में खड़े हो जाओ और भय भरी निगाहों से गाड़ियों को यूं निहारो कि वाहन चालक को आप पर दया ही आ जाए कि चल आज का दिन तेरे नाम, तू निर्भीक हो निकल ले। या आने जाने वाले वाहन चालकों को अपने दाएं हाथ को गतिमान करते हुए बताओ कि आपको सड़क के उस पार जीवित पहुंचने में रुचि है। यह दूसरा वाला प्राय कारगर सिद्ध होता है, लेकिन इसमें वाहन चालकों की कुपित और घृणा भरी दृष्टि से साक्षात्कार करना पड़ता है। मानो कह रहे हो, जाहिल गंवार कहीं के, थोड़ा रुक नहीं सकते क्या। अब उन्हें कौन बताए कि आप पिछले आधे घंटे से सड़क पर यही खो खो खेल रहे हैं। हाँ, बहुत मजा आ गया प्रीति जी, क्या बात कही आपने, बहुत सुंदर व्यंग्य था। और जीवन में व्यंग्य का यह खूबसूरत रंग तो बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि आप गद्य और पद्य दोनों में माहिर हैं, लेकिन एक संपादिका के रूप में आपका रुझान किस साहित्यिक विधा की ओर अधिक है, यह मैं जानना चाहूंगी। जी कविता जी, मैं नियमित तौर पर संपादकीय तो मैं लिखती ही हूँ, और वो इसलिए भी लिखना होता है क्योंकि समसामयिक विषयों पर लिखना मेरा पहला उत्तरदायित्व है। जहाँ तक लेखकों की बात है तो उनसे मेरी यह अपेक्षा रहती है कि सबसे पहले तो वो मौलिक लिखें, आजकल कॉपी पेस्ट का बहुत जमाना है जी, और सारगर्भित लिखें, भाषा शालीन हो, साथ ही कुछ अनछुए विषय भी उठाएं। और जहाँ तक विधाओं की बात या उसकी पसंद की बात है तो व्यंग्य मेरी पसंदीदा विधा है, क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी बात को भी, या कहें कि कड़वी गोली को भी मीठी चाशनी में लपेट दिया जाता है, सहजता से हम कह सकते हैं। जी, और मेरे लिए जहाँ तक विधाएं हैं वो कोई तय ढांचा नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति के अलग अलग रास्ते हैं। मेरा यह मानना है कि हम विधा को नहीं चुनते, बल्कि विषय और मनः स्थिति स्वयं अपनी भाषा और रूप चुन लेते हैं। हर अनुभूति कविता की कोमलता नहीं मांगती और हर सच्चाई कहानी का विस्तार नहीं चाहती। कभी कोई विचार व्यंग्य बनकर उतरता है तो कभी कोई स्मृति संस्मरण बन जाती है। जहाँ तक मेरी बात है तो लेखन मेरे लिए विधाओं का अनुशासन नहीं, बल्कि संवेदनाओं की स्वाभाविक यात्रा है। मैं हैरान होती हूँ उन लेखकों को देखकर जो एक ही विधा में डटे हुए हैं। पता नहीं कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो मन और शब्दों को इस तरह से नहीं बांध पाती। वे बेशक बधाई के पात्र हैं, और मैं जो हूँ वो अपने मन का करके प्रसन्न हो लेती हूँ। जी जी प्रीति जी, बहुत बढ़िया कर रही हैं आप अपने लेखन कार्य क्षेत्र में, और ऐसे ही बनी रहें। धन्यवाद कविता जी। और अब मैं चाहूंगी कि आप अपने पुरस्कृत कथा संग्रह पिटारा के पिटारे से कुछ निकालकर हमें सुनाएं। जरूर, आपने कहा है तो मैं सुलक्षणा कहानी का ही एक अंश सुनाती हूँ। बिल्कुल। सुलक्षणा एक किन्नर है जी, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है। अम्बा जी से बात करते हुए बताती है, डेरे से अभी भी जुड़ी हुई हो क्या? अम्बा जी ने सुलक्षणा से कहा, हाँ, अपने समुदाय की बहुत इज्जत करती हूँ मैं। वहाँ जितने दिन भी रही बहुत अपनापन मिला सबसे, और सच कहूँ तो मुझे गर्व है अपने किन्नर होने पर, जैसे कि किसी लड़की को अपनी लड़की होने पर और किसी मर्द को अपने मर्द होने पर गर्व होता है। पढ़ाई पूरी की फिर? हाँ, इंग्लिश में MA किया है मैंने। अब भाई के साथ उनकी बिजनेस पार्टनर हूँ। हैं, तुम बिजनेस करती हो? भाई के रेस्टोरेंट्स की चेन चलती है भारत के 4 शहरों में, उनमें से मुंबई ब्रांच को संभाल रही हूँ। बिजनेस के काम से ही वापस आ रही हो क्या? नहीं, अभी तो अहमदाबाद से वापस आ रही हूँ। वहाँ के बहुचर अम्बा जी के मंदिर में मैं हर साल इन्हीं दिनों दर्शन करने जाती हूँ। खासकर किन्नर उन्हें बहुत मानते हैं। डेरे में एक दोस्त बनी थी, अहमदाबाद से थी। उसी ने कहा था, तेरी इच्छा पूरी हो तो उस मंदिर में माँ के दर्शन करने जरूर जाना। बस तभी से साल में एक बार वहाँ जाने लगी हूँ मैं। अब जाती हो कभी डेरे वालों से मिलने, या वो कभी तुमसे मिलने आते हैं? मुझे तो काम से खाली वक्त कम ही मिलता है, लेकिन डेरे वाले आते रहते हैं अक्सर। उनका पूरा मान रखा जाता है हमारे यहाँ।
जब उनके यहाँ कोई प्रसंग होता है और वो लोग मुझे निमंत्रण देते हैं तो मैं कैसे भी समय निकालकर वहाँ ज़रूर जाती हूँ। तुमसे प्रेरणा भी तो मिलती होगी उन्हें। और लोग भी नए कामों से जुड़े हैं क्या? ज़्यादा तो मालूम नहीं, लेकिन 6-7 लोग तो सीधा मेरे पास आए थे काम मांगने। भाई ने 3-4 लोगों को अलग अलग जगह अच्छे कामों पर लगाया है। उनमें से 2 तो समाज सेवक संघ के साथ जुड़ गई हैं और किन्नरों की भलाई के लिए उनमें जागृति जगाने के लिए अच्छा काम भी कर रही हैं। 3 लोगों को हमने अपने यहाँ भी काम दिया है। 2 वेटर हैं और एक टेक अवे काउंटर पर बैठता है। अच्छा पैसा कमा रहे हैं ये लोग। यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके प्रति लोगों का व्यवहार कैसा रहता है? नॉर्मल रहता है। कम से कम हमारे यहाँ तो उन्हें पूरा सम्मान देते हैं लोग। इससे इन लोगों का आत्मविश्वास भी पहले से बहुत बढ़ गया है और ये अपने काम से बहुत खुश भी हैं। क्या बात है तुम्हारी, तुम तो वाकई सुलक्षणा निकली। उनके मुंह से अपनी प्रशंसा के मीठे बोल सुनकर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई सुलक्षणा के चेहरे पर। अपना विजिटिंग कार्ड पर्स से निकाल कर उन्हें थमाती हुई बोली, कभी आइएगा, बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी आपको हमारे यहाँ। बिना कुछ बोले अम्बा जी हैरानी से उसका विजिटिंग कार्ड देखने लगी। सफेद कार्ड पर अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा उसका नाम मैरून और सुनहरे रंग की स्याही से दमक रहा था। वाह, यथा नाम तथा गुण वाली उक्ति भी सच कर दी तुमने। मुझे तो लगता था कि बस नाचने गाने का काम ही होता है तुम्हारा। अब जमाना बदल रहा है और उसके साथ हम सबकी सोच भी बदल रही है। हम इस देश के नागरिक भी हैं। जिस देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं, उसकी तरक्की में योगदान करने का हमारा भी कर्तव्य बनता है ना आंटी। और जब हम तरक्की करेंगे तो क्या देश की और तरक्की नहीं होगी? आज किन्नर समाज में भी बहुत से प्रबुद्ध ज्ञानी और कर्मठ लोग अपनी पहचान और ऊंचा व्यक्तित्व बनाने में सफल रहे हैं। बस ये समाज भी हमें उसी सम्मान से देखना शुरू करे जिस रूप में हम दिखाई दे रहे हैं। हम भी सम्मान के हकदार हैं। हाँ, कुछ लोगों की घिसी पिटी सोच और बुरे व्यवहार के कारण लोग हम सभी किन्नरों को हिकारत और डर के भाव से देखते हैं। क्या ये ठीक है आंटी? अरे बिल्कुल ठीक नहीं है ये तो। देखना, जब तुम जैसे चमकते सितारों को लोग देखना और जानना शुरू करेंगे तो उनकी हिकारत और डर सब दूर हो जाएगा। तुम्हें भी कोशिश करनी पड़ेगी कि समाज में अपनी छवि का इस प्रकार निर्माण करके सम्मान पाओ। और सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता है सुलक्षणा, यह कमाना पड़ता है। अपने समाज के लिए बहुत सुंदर प्रेरणा हो तुम। जब तुम जैसे लोग अपने समाज का कुशल नेतृत्व करेंगे और राष्ट्रहित में अपनी कर्मठता का योगदान देंगे तो देश भी तुम पर गर्व करेगा। कोई हिकारत से नहीं देखेगा तुम्हें। वाह, क्या बात है कविता जी, बहुत ही शानदार कहानी है ये। और ये तो इसका एक अंश आपने सुनाया है, पूरी कहानी तो कितनी शानदार होगी मैं समझ सकती हूँ। और ये आपने ठीक कहा कि किन्नरों के प्रति एक लंबे अरसे से भय और दुराव का भाव रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या शारीरिक ढांचे में कुछ बदलाव से उनकी मनुष्यता सचमुच संदेह में पड़ जाती है? क्या उनकी और हमारी संवेदनाओं में फर्क आ जाता है? दरअसल एक लंबे अरसे से सारा जो खोट रहा है ना, वो इनके प्रति हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में ही रहा है। सही कहा प्रीति जी, आपका ये वाला नजरिया काश सब लोगों का बन जाए तो सब एक समान अपना हक वाकई पा सकेंगे जी। अब प्रीति जी, आपकी कविताएं भी बहुत खूबसूरत होती हैं। अब हम आपकी कविताएं सुने तो कैसा रहेगा? क्या आप सुनाएंगी? क्यों नहीं। अंततः एक कवि सुनाने के अलावा और चाहता क्या है। एक छोटी सी गीतनुमा रचना प्रस्तुत करती हूँ, प्रेम गीत कह सकते हैं इसे। जरूर जरूर, स्वागत है आपका। इसका शीर्षक मैंने रखा है मीत तुम इस बार आना। वाह, स्वागत। छोड़कर दुनिया के बंधन मीत तुम इस बार आना। मैं तुम्हारी राह में उस ओर तकते ही मिलूंगी। मन की सारी धड़कनों को थाम करके ही मिलूंगी। द्वार पर जब हो खड़े तुम और मैं हर्षित सुमन सी। द्वार पर जब हो खड़े तुम और मैं हर्षित सुमन सी। दृश्य जीवन भर को स्मर मन मयूरा करके जाना। मीत तुम इस बार आना। हम चलेंगे उस नदी पर, हम चलेंगे उस नदी पर जो बही बातों में अक्सर उंगलियों से रेत के संग खेलती थी। जिसके तट पर उम्मीद मेरी टूटती थी, उम्मीद मेरी टूटती थी। मैं स्वयं से रूठती थी। तुम वहीं पर बैठ संग अब स्वप्न सारे फिर सजाना। मीत तुम इस बार आना। शाम कैसे ढलती है, शाम कैसे ढलती है और रात में हिय डूबता है। कौन पिय के बिन अधूरा मन ये मेरा हुकता है। श्राप ये रेखाओं का या श्राप ये रेखाओं का या है पुराना कोई प्रकरण। उत्तरों को साथ ला तुम दुख जन्म के हर के जाना। उत्तरों को साथ ला तुम दुख जन्म के हर के जाना। मीत तुम इस बार आना। मीत तुम इस बार आना। वाह वाह वाह, बहुत खूब प्रीति जी, बहुत प्यारी सी आपने कविता सुनाई।
बहुत शुक्रिया आपका कविता जी। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूंगी कि एक लेखक के लिए सोशल मीडिया को आप आज के दौर में कितना उपयोगी मानती हैं? क्या इसने हर एक को लेखक बनने का लाइसेंस दे दिया है? अरे नहीं प्रीति जी, सोशल मीडिया ने किसी को भी लेखक बनने का कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं दिया है। पर यह भी सच है कि कुछ लोग अपनी या किसी और की 4-6 पंक्तियां बोलकर खुद को लेखक तो मान ही बैठे हैं। इस तरह यहाँ लोगों को प्रसिद्धि तो मिल ही जाती है, लेकिन सिर्फ लिख देने भर से ही कोई लेखक नहीं बन जाता है। और अगर कुछ लोग इस भ्रम में रहना चाहते हैं तो बने रहें, मौलिकता का तो कोई विकल्प नहीं होता है। बिल्कुल, मौलिकता का सच में कोई विकल्प नहीं होता है। वैसे भी अपना सच तो सब स्वयं जानते ही हैं कविता जी। सोशल मीडिया आपको पहचान देती है, मंच मिलता है, लेकिन पाठक भी बड़े ही विवेकशील और पारखी हैं जी, और वे असली नकली के फर्क को शीघ्र ही पहचान लेते हैं। जी जी प्रीति जी, आजकल लेखन में अश्लीलता और अमर्यादित भाषा बहुतायत में प्रचलित हो रही है। आप इस विषय में क्या कहेंगी? हाँ कविता जी, ये तो बहुत देखने को मिल रहा है, इसलिए आपकी ये जो चिंता है वो निराधार नहीं है। और इस तरह की अश्लीलता और अमर्यादित भाषा सच में बढ़ रही है और लोग इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। मुझे लगता है वो उनके लिए ये सुविधा ज़्यादा बन गई है, क्योंकि इस तरह की शब्दावली मुझे नहीं लगता कि ये साहस का प्रमाण है और ना ही ये आधुनिकता का प्रमाण है। अश्लीलता जो है वो अक्सर रचनात्मक दरिद्रता को ढकने का आसान उपाय होती है, ऐसा मेरा मानना है। जबकि सशक्त लेखन तो वो है जो संकेत में कह दे, प्रतीक में चोट करे और संवेदना के स्तर पर पाठक को विचलित कर दे, बिना भाषा को नग्न किए। साहित्य का जो उद्देश्य है वो तो सत्य कहना है, लेकिन ऐसा सत्य जो पाठक की चेतना को जगाए, उसे गिराए नहीं। और मेरा यह भी मानना है कि जब भाषा मर्यादा तोड़ती है तो वह प्रतिरोध नहीं बल्कि सनसनी बन जाती है। और शब्दों की गरिमा बनाए रखना नैतिकता का बोझ नहीं होता, बल्कि ये तो लेखक की जिम्मेदारी और क्षमता का प्रमाण है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ प्रीति जी। एक लेखिका होते हुए मेरा भी यही मानना है कि एक साहित्यकार जब अपनी रचना को जन्म देता है तो उसका मूलभूत दायित्व होता है कि वह समाज के हित को सर्वोपरि मानते हुए नैतिक विचार और सभ्य भाषा का प्रयोग करे, ताकि अपने लेखन के माध्यम से पाठक की संवेदनाओं को सकारात्मक रूप से छू सके। बिल्कुल सही कहा आपने कविता जी, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ इस बात से। अच्छा प्रीति जी, मुझे याद आया कि 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक उम्दा कवि भी रहे हैं। आपको उनकी कौन सी कविता सबसे प्रिय है? कविता जी, अटल जी की जो कविताएं हैं उनमें तो एक अलग तरह की ही सादगी, जुनून और ईमानदारी देखने को मिलती है। हाँ जी। और मुझे इस समय उनकी 2 कविताएं ध्यान आ रही हैं। उनकी एक पुस्तक है मेरी 51 कविताएं, वो अपने आप में बहुत अच्छी पुस्तक है। हाँ। लेकिन 2 कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं। एक तो है कदम मिलाकर चलना होगा और दूसरी है मौत से ठन गई। जी जी जी। तो मैं अभी मौत से ठन गई की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। जी, स्वागत। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पाँव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। बहुत खूब प्रीति जी, गहरी संवेदनशीलता की छुअन है अटल बिहारी जी की इन पंक्तियों में। उनकी रचनात्मकता को साधुवाद प्रेषित करती हूँ। जी बिल्कुल, उनकी तो कमाल की रचनाएं रही हैं। कविता जी, वर्ष का अंतिम माह दिसंबर अब अपने पन्ने समेटते हुए विदा ले रहा है और अब हमारी अपने श्रोताओं से अगले वर्ष ही मुलाकात होगी। तो जाते जाते कविता जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? प्रीति जी, मैं तो नाम से ही कविता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मैं नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक शुभ संदेश उन तक पहुंचाना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी अपनी स्वरचित काव्य पंक्तियों से। स्वागत है, स्वागत है आपका। फिर पकड़ के हाथ अपने साथ नवल वर्ष ले चला नवल वितान पर,
फिर पकड़ के हाथ अपने साथ नवल वर्ष ले चला नवल वितान पर। हृदय में घोर हर्ष ऊष्म भाव ले चलो रे उस मचान पर, चलो रे उस मचान पर, चलो रे उस मचान पर। फिर पकड़ के हाथ अपने साथ नवल वर्ष ले चला नवल वितान पर। जहाँ पुलक रही समय की चाल ले मुस्कान भर, जहाँ पुलक रही समय की चाल ले मुस्कान भर, तो आस के परों को अपने कांधे बांध चल पड़ो उड़ान पर, निकल पड़ो उड़ान पर, निकल पड़ो उड़ान पर। फिर पकड़ के हाथ अपने साथ नवल वर्ष ले चला नवल वितान पर। कल जो था वो अब न हाथ आएगा, अब न हाथ आएगा ये जानकर। उसके चंद मोती अपने साथ ले चलो जतन से थाम कर, चलो जतन से थाम कर, चलो जतन से थाम कर। फिर पकड़ के हाथ अपने साथ नवल वर्ष ले चला नवल वितान पर। हृदय में घोर हर्ष ऊष्म भाव ले चलो रे उस मचान पर, चलो रे उस मचान पर, चलो रे उस मचान पर। क्या बात है कविता जी, मतलब आपकी जो संगीत की शिक्षा है और एक कवित्री होना, दोनों का ये जो योग है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा गाया है आपने। और मैं सच कहूँ तो मैं तो आपकी आवाज़ और सुंदर गीत में खो ही गई। धन्यवाद प्रीति, धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब आपसे नए वर्ष में इन्हीं रेडियो तरंगों पर कुछ नई धुनों, नए शब्दों, नए किस्से कहानियों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस दिसंबर को यादों की तरह संभाल कर रखिए। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को हम दोनों का नमस्कार। नमस्कार, आप सबको हमारा नमस्कार। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत साहित्यकार सुश्री कविता पंत और सुश्री प्रीति जैन अज्ञात को। और दोस्तों, अब हिंदी जगत कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चला है, लेकिन जाने से पहले आपको बड़ा दिन यानी क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द ही। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।